अब वो वहाँ पर अच्छा पैसे वाला भी बन गया। तो इस तरह से पुर्तगालियों ने यहाँ पर आना शुरू किया और 1498 में पहली बार वो भारत पहुँचा था। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी वास्को द गामा से रिलेटेड। तो कि किस तरह से जो मसाले थे ना, मसाले हमारे इंडिया के बहुत फेमस थे, अच्छा पैसा जो मतलब उस मसालों से बहुत अच्छी इनकम होती थी। अब बात करते हैं अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर पुर्तगाली आ चुके थे, यहाँ पर डच आ चुके थे, यहाँ पर फ्रांसीसी व्यापारी भी आए हुए थे। तो मतलब अकेले यहाँ पर वो नहीं थे, क्योंकि उनको सिर्फ परमिशन ये मिली थी कि इंग्लैंड के व्यापारी इन कंट्रीज़ में नहीं आएंगे, लेकिन इंग्लैंड के अलावा और भी तो धरती पर बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे मतलब व्यापारी हैं। तो वो तो यहाँ पर पहले से भी पहुँचे हुए थे, कुछ उनके इक्वली आए हैं, मतलब इनके साथ साथ से ही आए हैं कुछ समय पहले। तो अब इनके सामने समस्या क्या थी? इनके सामने समस्या थोड़ी सी यही थी कि इनको हटाना है। तो वो आगे हम रीडिंग करते हैं कि इन्होंने कैसे इनको हटाया होगा। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। अब देखो जितनी भी ये सारी कंपनियां थी, ये सारी चीज़ सभी की सभी डिमांड क्या थी? एक जैसी चीज़ें। क्या थी वो? यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। मतलब जो भारत में सूती कपड़े तैयार होते थे वो बारीक होता था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रही थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब देखो क्या होगा। अब अगर यहाँ पे कहता है कि यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, अब यूरोपीय कंपनियाँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आने लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो क्या होगा? वो यहाँ पर मतलब वही जैसे मैंने किसान वाला एग्जाम्पल दिया था, किसान के सामने अगर 10 व्यापारी होंगे तो इससे क्या होगा? कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ा तो व्यापारियों को मुनाफा घटने लग गया। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दे। अब अगर उनको अपनी कंपनी चलानी थी ना, अपना मुनाफा कमाना था, तो एक ही रास्ता था। वो रास्ता क्या था? कि जो भी तुम्हारे दुश्मन है, मतलब जो तुम्हारे सामने कंपटीशन में कंपनियाँ खड़ी हैं ना, उनको ख़त्म करना शुरू कर दो। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। तो इस कारण से इन कंपनियों के बीच में, जैसे कभी फ्रांसीसी और डचों के बीच में होगी, कभी अंग्रेज़ों के और डचों के बीच में होगी, तो फ्रांसीसियों के बीच में, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई इसी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। मतलब क्या होता था कि अभी और कोई रास्ता तो था नहीं अपने देश में इनको सामान ले जाने का, समुद्री रास्ता था, तो वहाँ पर इनके लिए आसानी रहती थी। जब भी लगता आपस में कि इस कंपनी का माल डुबोना है, तो उनका समुद्र का जो जहाज़ था, समुद्री जहाज़, उसको मतलब उसको नुकसान पहुँचा देते थे या उसका रास्ता मतलब रुकवा देते थे। तो कुछ ना कुछ उनका नुकसान करते थे कि किसी तरह से ये व्यापारी इन देशों में व्यापार न करें। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के लिए सुरक्षित रखा जा रहा था। अब देखो सभी जितने व्यापारी थे ना, उन्होंने अपनी चौकियां बना रखी थी, किलेबंदी करके थी। मतलब जैसे अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत जगहों पर इन्होंने अपने अपने मतलब एरिया में क्या बना रखे थे, अपने एक गोदाम भी बना रखे थे साथ के साथ, और चौकी बनाई को मतलब वहाँ पर किले बना रखे थे, किले टाइप में, कि हम वहाँ पर वो सभी लोग रहते थे। तो वो सब अब उसकी जो सुरक्षा थी उनको इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया, हथियार वगैरह यूज़ करने लगे। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफे कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। देखो यह कहना चाहता है, अब देखो जैसे जैसे कंपनी क्या करेगी, किसी जगह पर अपने किले वगैरह बनाएगी। देखो व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार करो और अपने देश जाओ, नहीं, लेकिन इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने किले बनाने शुरू कर दिए, किले बंद बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी। तो जो वहाँ के आसपास के राजा होते थे वो फिर इनको मना करते थे, उनके साथ फिर इनका झगड़ा होता। तो इस तरह से जो शासक थे और ये कंपनियां थी, इनके बीच में भी टकराव होना शुरू हो गया। तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि जो व्यापार था और राजनीति था वो आपस में उनके जो मतलब उनको वो पहले तो अलग अलग थे, अब वो उनको अलग रखना मुश्किल हो गया था कंपनी के लिए। तो देखते हैं फिर उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला। सबसे पहले है ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, कि जो सबसे पहले व्यापार शुरू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो बंगाल में शुरू किया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1661 में, देखो
51 में सॉरी, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। अब ये हुगली नदी कहाँ है? ये हुगली नदी हमारे बंगाल के अंदर है। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इन कंपनियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, मतलब व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर। तो ये याद रखना, व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर किसे कहा जाता था? व्यापारियों को। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बीच में से हमें चैप्टर के बीच में अगर अच्छे से रीडिंग करते हैं तब समझ में आते हैं। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। निर्यात मतलब जो यहाँ से भेजनी है, बाहर भेजनी है। तो वेयर हाउस में क्या करते थे? वेयर हाउस में निर्यात होने वाली वस्तुओं को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर होते थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। यहाँ पर ऑफिस भी होते थे और वहीं पर सारे इनके ऑफिसर वगैरह बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित करने लगे। मतलब जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ने लगा ना, फिर इन्होंने क्या किया, इन कंपनी के व्यापारियों ने, इनके जो मतलब अफसर थे, उन्होंने कहा जो सौदागर हैं, जो सौदागर या जो व्यापारी हैं, उन सबको कंपनी ने ये कहा कि तुम क्यों ना हमारे आसपास ही रहने लग जाओ। हमारे आसपास रहोगे तो हमारे लिंक भी अच्छे बढ़ेंगे और तुम्हें ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आएगी, समस्या भी कम होगी। तो फिर 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर लिया। अब देखो किला वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँव की ज़मीन भी खरीद ली। मतलब जो मुग़ल अधिकारी थे, मतलब शासन की बात नहीं कर रहे, जो उनके छोटे अधिकारी थे, क्योंकि शासकों तक बातें कम जाती हैं। ये देखो रिश्वत वाला ज़माना उस समय भी था। तो मुग़ल के जो अफसर थे उनको रिश्वत दे दी और 2-3 गाँव यहाँ के ज़मीन खरीद ली। इनमें से एक गाँव था कालीकाता। एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बन गया। तो कलकत्ता का पूरा नाम क्या था? कालीकाता। इसे अब कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। फरमान क्या होता है? फरमान होता है एक शाही आदेश, किसी भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आदेश, जो ऑर्डर जो पास किया जाता है वो होता है। तो देखें यहाँ कहता है कि अब जो कंपनी थी उसने क्या कर लिया। देखो 1696 की बात हो रही है लगभग। तो 1696 उस टाइम तो औरंगजेब थे ना, मौजूद थे। 1707 में मृत्यु हुई है। तो किसी तरह भी उससे उन्होंने इनको मना लिया कि जी जो हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। और पहले तो जो मतलब राजाएँ होते थे वो क्या करते थे, जो भी विदेशी व्यापारी होते थे उनसे टैक्स लेते थे कि तुम्हें अगर हमारे एरिया में व्यापार करना तो इतना टैक्स देना होगा। लेकिन इन्होंने, अंग्रेज़ों ने बड़ी अच्छी चाल चल के उनको मना लिया कि बिना टैक्स दिए तुम क्या करोगे? व्यापार करोगे। अब इनके पास परमिशन थी कि ये कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं थी। मतलब जो प्राइवेट रूप से जो कंपनी के अफसर थे ना, अपने अलग से व्यापारी के रूप में थे। सिर्फ कंपनी को अधिकार मिला हुआ था कि तुम्हें टैक्स नहीं देना। लेकिन जो उनके और व्यापारी खुद के अलग पर्सनल जो चला रहे थे व्यापार, उनको छूट नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम। अब देखो टैक्स वगैरह कम जाएगा तो जो मतलब राजा की इनकम है, जहाँ से उसके पास आमदनी आ रही है, तो वो कम होगी। तो राजस्व क्या हुआ? राजस्व वसूली बहुत कम होगी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते? तो उस समय बंगाल के जो नवाब थे, नवाब मुर्शीद कुली खान, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा व्यापार से युद्धों तक। अब देखो जैसे वो नाराज़ हो गए ना, उन्होंने विरोध किया मुर्शीद कुली खान ने, तो उसके साथ ही यहाँ पर क्या हो गया, इनके साथ झगड़े शुरू हो गए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह से इन शासकों के साथ इनके युद्ध वगैरह होने लगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।